अस्सलाम वालेकुम। 1998 में पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी एक पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क से, जिसकी बहुत सारी चीज़ों का इन्हिसार बाहर से दरामदात के ऊपर था, कि वो एटमी धमाका कर दिया जो भारत को जवाब देने के लिए और अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था। इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर सिक्योरिटी बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि भारत अपना पहला धमाका 74 में कर चुका था और मई 98 में उसने इब्तदा की 6 धमाकों से, जिसका जवाब फिर पाकिस्तान ने दिया 28 मई को और फिर 29 को 7 धमाके करके। ये ना किया जाता तो शायद इस खित्ते की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। वो छोटे हमसाया मुल्कों के साथ जो भारत का रवैया बाकी ममालिक के साथ है, हमारे साथ उससे भी शायद बुरा होता और हम इस सूरत हाल में सर कहते हैं ना फ़ख्र से उठा के जीना चाहिए, तो वो सर फ़ख्र से उठा के जी नहीं सकते थे। ये पाबंदियाँ दुनिया सारी ने लगाई, सब कुछ किया, लेकिन एक प्रोग्राम के ऊपर पाकिस्तानी कौम की कमिटमेंट थी, वो आपने डिलीवर कर दिया। और सलाम है उन सारे लोगों को, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और उनकी सारी टीम को, जिसने इस कामयाबी के लिए इस सफ़र में हर वो कमिटमेंट दिखाई, हर वो रास्ता अपनाया जिससे इस मंजिल को मुकम्मल किया जा सकता था, हासिल किया जा सकता था। अब उससे ज़्यादा चैलेंजेस आज के दौर में मौजूद हैं कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास भी है, दूसरी तरफ भी है। पहले तो हम कहते थे कि ये डेटरेंस है, डेटरेंस तो अब रहा नहीं, क्योंकि उसके होते हुए आपकी सरजमीन के ऊपर अटैक हुआ, आपने भी जवाबी तौर पर दूसरी तरफ हमला किया। तो एक ऐसी सिचुएशन में अब आपने आगे चलना है जहाँ दोनों तरफ हथियार भी मौजूद हैं और एक आपका ऐसा हमसाया है जो इंतहाई एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का हामी शख्स है। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो उसके ऊपर हावी है। नहीं तो एक आम आदमी इस तरह का कोई हेड ऑफ स्टेट किसी दूसरे मुल्क के अवाम को मुखातिब होकर नहीं कहता कि मैं आपको गोली मार दूंगा। ये अल्फाज मैंने दुनिया में मुझे कभी सुनने का किसी क्रेज़ी शख्स से भी इतफाक़ नहीं हुआ कि जो मुखालिफ के सिविलियंस को मुखातिब करके ललकार के कह रहा हो कि मैं आपको गोली मार दूंगा। और हेड ऑफ स्टेट, इसको बुचर ऑफ गुजरात का जो नाम मोदी को दिया गया था वो गलत नहीं दिया गया था, लेकिन हमें इसी खित्ते में इसी हमसाये के साथ रहना है। तो उसके लिए हमारी पेशबंदी, हमारी दिफाई हिकमत अमली, हमारी खुद निसारी का तरीक़ाकार वो क्या होगा कि हम आगे बढ़ें और अपने दिफा को मजबूत भी बनाएं और इंश्योर करें कि पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर दोबारा से कोई ऐसी इश्ताल अंगेज़ी करे, बल्कि करने की हिम्मत ही ना करे, करने की तो नौबत बाद में आएगी। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका है ऐसा वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और जनरल मोहम्मद सईद साहब हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हमारे साथ, दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एहसन साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। बड़ा दिन है आज, बल्कि 10 मई भी मई के महीने में और ये आपका 28 मई का भी बड़े तारीख़ी वाक़यात हैं दोनों दिनों के अंदर। तो अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबियाँ दी हैं, इसको मजबूत कैसे करना है, तवाना कैसे? बहुत शुक्रिया। देखिए, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मई का महीना हमारे लिए बड़ा मुबारक है। 1998 में 11 और 13 मई को भारत ने एटमी धमाके करके हमें ललकारा था और उस वक्त हमने 28 मई 1998 को उनके 5 के जवाब में 6 धमाके किए और प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब ने वो तमाम जो बैनुल अक़वामी दबाव था उसे मुस्तरद करके हमारी इस सलाहियत को आश्कारा किया। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर देखा जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी, उसके बाद जितने हुक्मरान आए उन्होंने तसलसल से इसे जारी किया। लेकिन 28 मई की जो अहमियत है वो ये है कि अगर हम उस रोज़ ये सलाहियत आश्कारा ना करते तो खुदा न खास्ता किसी वक्त ये एहतमाल हो सकता था कि किसी दबाव में हमें इसे रिवर्स करना पड़ता। लेकिन 28 मई के बाद इट बिकेम रिवर्सिबल और ये पाकिस्तान के ऊपर एक दिफा की ऐसी छतरी है कि जिसने आज भी पाकिस्तान को हिफाजत और एक तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है और इंशाल्लाह ये रहेगा। दूसरी जो मई में भारत ने दोबारा जारियत की अभी चंद रोज़ पहले, उसका भी 7 मई की रात ही को हमारी फ़ज़ाइया ने और फिर 10 मई को सुबह हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने जिस तरीके से मुँह तोड़ जवाब दिया, वो भी एक भारत के लिए इबरतनाक मैं समझता हूँ बाब है। और फिर उसकी जो तकलीफ़ है उसकी आवाज़ें आहो फ़ग़ा वाशिंगटन तक पहुँची और फिर सीज़ फायर की उसने दरख्वास्त की। ये बहुत अहम हाई पॉइंट्स हैं हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब बड़ा चैलेंज ये है कि जो नेशन के अंदर एक हाई एनर्जी पैदा हुई है, ये बड़े कम मौके हमारी तारीख़ में मैं समझता हूँ क़याम पाकिस्तान के बाद होगा, फिर 28 मई को था और अब फिर 10 मई को पूरी कौम का जो हौसला है आसमानों को छू रहा है। अमेरिका, यूरोप से लेकर मशरिक़ वुस्ता हर जगह पाकिस्तानियों को लोग बड़ा एहतराम दे रहे हैं। अब हमें इस सब चीज़ को एक मजबूत मुआशी धमाके की तरफ मबजूल करना है। देखिए, अब जो मुस्तकबिल की नेशनल सिक्योरिटी है वो बहुत ब्रॉड बेस हो गई है और आप उसको स्ट्रिक्ट और सेंस और डिफेंस डोमेन में मुख्तस नहीं कर सकते। इसका बहुत अहम
एक जो जुज़ है वो इकोनॉमिक पावर है कि आपकी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी इज़ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसके अंदर वो तमाम सबक जो हमें एटमी धमाकों से या जो हमें इस 10 मई को हासिल हुए हैं इनके कामयाबियों के गुर अपने मुआशी तरक्की की तरफ लेकर आएँ। और अब मुस्तकबिल जो है वो टेक्नोलॉजी का है, वो नॉलेज का है, वो साइंस का है। जैसे कि आपने देखा कि ये कामयाबी जो हमें हासिल हुई इसमें भी हमारी मुसल्लह अफवाज की जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी थी उसने कलीदी किरदार अदा किया। अब वो डॉग फाइट्स भी ख़त्म हो गई जो जहाज़ आमने सामने लड़ते थे। अब तो 200 किलोमीटर से आप टेक्नोलॉजी के सहारे एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं जिसमें ये बात भी पहले बॉर्डर इलाकों में जंग होती थी, अब वो जंग का जोन पूरा मुल्क जितनी मिसाइल्स की रीच है उतना आपके टारगेट्स हो गए। तो ये अब हमें भी इस टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना है और साथ के साथ मईशत के अंदर वो वसअत लेकर आनी है कि हम अपने दिफा के तकाज़ों को सस्टेन कर सकें। सही है जनरल सईद साहब, जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने हैं। दोनों मुल्कों में ये सलाहियत है कि वो हम उसके दिल्ली तक मार कर सकते हैं, वो आके इस्लामाबाद बल्कि आगे हैदराबाद तक चला गया, उधर तक मार किया उसने। तो आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो ये बहुत सेंसिबल अप्रोच तो शायद किसी लीडर में नहीं होगी कि वो सोचे कि दूसरे मुल्क पे चढ़ दौड़ूंगा और उसको बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना, तवाना बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, नो ऑनवर्ड आगे कैसे बढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, एहसन इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक तो आप दोनों को भी और आपकी वसात से सब सुनने वालों को यौम तकबीर बहुत मुबारक हो। ये जो आपने इंट्रो में बात की थी नदीम मलिक साहब, मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली खाओ, इसके ऊपर हमारे स्टेट एपरेटस ने जिस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वो बड़े नुक्ते तुले अंदाज में उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इसके ऊपर हमारे जो अवाम है, हमारे जो नौजवान और लोग हैं, उनको इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंडिया के लोगों को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये उनके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले मुल्क में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको लीड करने के लिए एक ऐसा शख्स ही रह गया है जो कि एक स्टेट्समैन के तौर पर चंद बातें भी नहीं कर सकता। एक और बड़ी अहम बात जो आगे के लिए, जो जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा, उसमें हमें एक चीज़ का ये भी ख्याल करना चाहिए कि इंडिया ने जो कहा कि ये अब हमने पाकिस्तान को पनिश करके न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है और जब भी कोई टेररिज्म का इंसिडेंट होगा तो हम यही करेंगे। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिसी ऑप्शंस और चॉइसेस जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स को हैंड ओवर कर दी। अब कोई भी नॉन स्टेट एक्टर या कोई तहरीक अगर इंडिया और पाकिस्तान को जंग की तरफ धकेलना चाहे तो उनके लिए एक बड़ी आसान ऑप्शन उनके हाथ में आ गई। इसी तरह हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोई स्टेट एक्टर भी ऐसा, कोई नेशन स्टेट ऐसी जिसके इश्यूज या इंडिया के साथ हों या हमारे साथ हों, वो अगर ये इसको इस पॉलिसी को एक्सप्लॉइट करना चाहे तो वो भी एक टेररिज्म का इवेंट स्टेज कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी अहम काना पॉलिसी है। ये न्यू नॉर्मल नहीं है, ये न्यू एब नॉर्मल है। अभी आगे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में फौरी तौर पे तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टेज करने में इंडिया किसी पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी ही गवर्नमेंट में रहती है तो इस हजीमत को आप बदला तो वो लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आर्मी इंटरनल फ्रंट से फ्री हो। देखिए, बहुत सारी बहस हुई इस इशू, इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, लेकिन एक चीज़ पे ज़्यादा बहस नहीं हुई। 20 साल से हमें तकरीबन 2/3 फौज हमारी इंटरनल फ्रंट पे डिप्लॉयड है, जो हो रहा है बलूचिस्तान में और वेस्टर्न बॉर्डर पर केपी में, सबको पता है। और ये बहुत हिम्मत दिखाई इस दफा पॉलिटिकल लीडरशिप ने कि उन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर से यूनिटों को, फौज को शिफ्ट नहीं किया ईस्टर्न बॉर्डर। ये पहली दफा हुआ ऐसा। और इतने श्योर थे, इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम जो कुछ हमारे पास ईस्टर्न साइड पे मौजूद है उसी से निपट लेंगे। और ये एक कमाल था, ये मिलिट्री स्ट्रेटजी का बड़ा कमाल था। लेकिन आइंदा हर वक्त ऐसा नहीं होगा। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि सबसे पहले तो इंटरनल फ्रंट पे से मिलिट्री को फ्री करना चाहिए, ताकि वो इंडिया को आगे आने वाले दिनों में, खुदा न खास्ता अगर इस तरफ हम चलते हैं,
इंडिया चलता है तो कोई जवाब देने के लिए अपने आप को ट्रेन करें और कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ाएं और अपनी हिकमत अमली और अपनी प्लानिंग को बेहतर करें। वो कैसे करना है वो सियासी कायदीन बेहतर तौर पे जानते हैं। इसी तरह इंटरनल स्टेबिलिटी के अंदर हमें फौरन 3-4 काम कर लेने चाहिए। पुलिस की कैपेसिटी पे पिछले 20 साल में सब गवर्नमेंट्स ने बहुत काम किया, अभी भी मौजूदा गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, लेकिन क्या पुलिस टेक ओवर करने में पूरे मुल्क में वो इलाके जो क्लियर हो गए हैं इस पोजीशन में है? मेरा ख्याल है नहीं है। इसी तरह जो हमारे मवासलाती निज़ाम है और हमारी जो मवासलाती ज़राएँ गाड़ियाँ हैं वो एक बिग डाटा के साथ लिंक होके हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनको 24/7 उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि कौन कहाँ पे ड्राइव कर रहा है। इस पे क्या किया जाना चाहिए मैं तफसीलात में नहीं जाता। इसी के साथ साथ हमें कोशिश करना चाहिए कि पाकिस्तान को जो कि मैं कहने की जरूरत करूंगा हाईली वेपनाइज्ड सोसाइटी बन गई है, तो हमें एक डी वेपनाइजेशन कैंपेन भी करनी चाहिए और हमें एक्सप्लोसिव्स के ऊपर भी जो इस्तेमाल होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में, बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्री में, उसके ऊपर और मजीद कंट्रोल बेहतर करना चाहिए। लेकिन इन सबसे अहम बात तो एहसन इकबाल साहब ने कर दी है कि हमें मुआशी तौर पर मुस्तकबिल में और जल्द बहुत मजबूत होना है। बिल्कुल सही है एहसन साहब। जो पहला नुक्ता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वाला, अभी रिसेंटली चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाली जो एक जिसमें डार साहब मौजूद थे उस मौके के ऊपर, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर ये इसके ऊपर हम कैपिटलाइज़ करें और ये चीज़ आगे बढ़ जाए। अफ़गानियों के साथ हमारा एक अच्छा ताल्लुक़ है लेकिन वो अच्छा रहा नहीं। अब बहरहाल आपके साथ एक हॉस्टाइल किस्म की रिलेशनशिप में आप चले गए। ये नई डेवलपमेंट हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। नदीम मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। भारत ने ये जो कुछ किया उसके साथ उसकी सुबकी हुई, पाकिस्तान को ये मौका मिला कि वो अपने आप को बैनुल-अक़वामी सतह पे रीअसर्ट कर सके। वहीं ख़ित्ते में भी हमें, मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, जिसका एक आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान ने मिलकर फ़ैसला किया है कि वो CPEC को अफ़गानिस्तान तक वुसअत देंगे और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो नॉर्मलाइजेशन है यकीनन वो आगे बढ़ेगी। और जब ये आगे बढ़ेगी तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी, हम उस पर काफ़ी हद तक काबू पाने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा बड़ा अहम जो इसका डायमेंशन है वो वज़ीर आज़म का हालिया दौरा है, ईरान का, तुर्की का, अज़रबैजान का। और मैं बिलखसूस ईरान कहूँगा कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स के हवाले से ये दोनों ममालिक अफ़गानिस्तान और ईरान बेहद अहम है, चूँकि हमारे जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती थी या जो हाइड आउट्स हमें नज़र आते थे वो या ईरान के बॉर्डर एरियाज़ में इन लोगों ने जो BLA और बलूचिस्तान वाले हैं, TTP वाले अफ़गानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात का एक नया अब सिलसिला शुरू हुआ है, ये बड़ा हौसला अफजा है उस तरफ जिस तरफ जनरल सईद साहब ने अभी ज़िक्र किया कि हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को जल्द अज जल्द नॉर्मलाइज करना चाहिए डिप्लोमेटिकली भी, और साथ में जो हमारे सिविल फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाकर, और इसके लिए भी सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं। वफाकी हुकूमत भी एक ख़तीर रकम खर्च कर रही है सिविल आर्म्ड फोर्सेस पे कि वो एक बेहतर बॉर्डर के ऊपर अपनी ड्यूटीज़ कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान, ईरान, इन दोनों के साथ जो हमारा एक नया ताल्लुक़ अब आया है या एक नया उसमें गर्मजोशी भी आई है और कुर्बत आई है, इससे हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स को नॉर्मलाइज करने में बड़ी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। जनरल सईद साहब, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको सियासी तनाज़ा 9 मई वाला भी नहीं भूलना चाहिए, उसको भी शामिल करना चाहिए। फ़ौज को किसी भी सूरत में किसी भी सियासी चपकलश का निशाना नहीं बनना चाहिए। फ़ौज को भी स्पेस देनी है, उसको भी पीछे हटना है। इस मामले में हमें कुछ बड़ी हिकमत अमली, दानाई, कुछ लीडरशिप रोल चाहिए कुछ लोगों से। इस पे आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे ये मामला आगे हल की तरफ जाना चाहिए? ये सिमट जाना चाहिए, बहुत लंबा हो गया, 2 साल काफ़ी बड़ा टाइम है, अब आगे चलना चाहिए। इस पे मेरी मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि मैं किसी सियासी इशू पे तो बात नहीं करना चाहता, और सियासी कायदीन इस इशू को किस तरफ मस्बत एक डायरेक्शन दी जा सकती है वो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। और सारी सियासी पार्टियों को ये देखना ज़रूर चाहिए कि वो मुस्बत समत जो है उसमें जाने के लिए किसने क्या क्या रोल प्ले करना है। और पाकिस्तान को अगर आगे जाके जो एक नई पहचान मिली है पाकिस्तान को, देखें जैसे ईरान में इससे पहले जो विजिट होते रहे वो पूरे डेलीगेशन के साथ, कभी ऐसे नहीं हुआ कि सुप्रीम लीडर के साथ सबकी मुलाकात कराई जाए। तो आपने देखा कि सुप्रीम लीडर के साथ सबसे मुलाकात थी, जो आपकी एक नई पहचान है, जो आपने
एक कारनामा करके अपने आप को असर्ट किया, उसमें लोग आपको इम्पोर्टेंस अभी ज्यादा दे रहे हैं। जैसे एहसन साहब ने भी कहा, जो तो पाकिस्तान की ज्योग्राफियाई हदों के अंदर कोई टेररिस्ट आता है उसको डील करने के लिए तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन दरअसल इनके इनेबलर, इनकी लीडरशिप जो है वो जहां है उसकी वजह से जो देरपा सॉल्यूशन है इसका, वो तो आएगा तेहरान से, काबुल से और बीजिंग की फैसिलिटेशन से। और मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि गवर्नमेंट ने, कॉन्फ्लिक्ट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई क्योंकि स्टेटमेंट्स बहुत ऑडेशियस चल रही हैं दूसरी तरफ से, तो फौरन इन मुल्कों के साथ बड़ी तेजी से और बहुत अहम लेवल पे एंगेज किया। और इसके इसके जिस तरह एहसन साहब कह रहे थे, मैं अग्री करता हूँ कि इससे इसके अच्छे नतायज निकलेंगे। अगर अनेबलर जो है उनको काबिल कंट्रोल करने में हमारी मदद करे और तेहरान भी करे तो अंदर तो हम सबको ख़त्म कर सकते हैं। ये जो ये मैं कहूँगा कि ये कोर्स को, डायरेक्शन को रीसेट करने की एक अपॉर्चुनिटी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। डिप्लोमेसी को एक बहुत बड़ा चांस देने की जरूरत है। देखें, इंडिया पाकिस्तान दोनों में एक ओपिनियन रहा है हमेशा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो या इंटेलिजेंस एजेंसीज या आर्म्ड फोर्सेज है। ये एक ऐसा मफरूज़ा है जिस पे बहुत बहस की जा सकती है। बाकी दुनिया में जो 193 मुल्क हैं मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो तो ये समझते हैं कि डिप्लोमेसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है हर मुल्क की, बाकी इनेबलर्स होते हैं, कैपेसिटेट करते हैं डिप्लोमेसी को। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है, इसमें डिप्लोमेसी को जितना स्ट्रेंथन किया जा सके करना चाहिए, और इंटरनल कोहेजन और कोएग्जिस्टेंस जो है उसको भी जितना जल्दी बातचीत से आगे बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही है। एहसन साहब, आपसे ज़्यादा खुल के जवाब चाहूँगा। उन्होंने तो कहा कि मैं पॉलिटिकल पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने दोबारा एंड पे एम्फसाइज़ किया इंटरनल कोहेजन और यकजहती, यूनिटी, इसके साथ आगे चलें और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट समेट लें जितना जल्दी समेट सकते हैं। पहले ये पीटीआई वाला इशू, क्या हम इसको समेट नहीं सकते, हाल की तरफ नहीं ले जा सकते? मैं आपको बताऊं नदीम साहब, हुकूमत ने हमेशा ये कोशिश की है कि मुल्क के अंदर यकजहती की फ़ज़ा हो और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। चूँकि देखिए, जिस हुकूमत का इकनॉमिक एजेंडा होता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम से कम रखा जाए ताकि हम इकनॉमिक रिफॉर्म्स पर और इकनॉमिक एजेंडे को बरूए कार ला सकें। बदकिस्मती यह है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त क़यादत की यकसुई नहीं है। उसमें डिफरेंट, आई डोंट नो कौन पावर सेंटर्स हैं जो हु हैव द लास्ट वर्ड। एक उनके मुल्क के अंदर ग्रुप्स हैं, कुछ पार्लियामान के अंदर है, उनकी सोच कुछ और है। सेंटर एक ही है उस पार्टी के अंदर, इमरान खान, यानी कि वो सारे क्लेम करते हैं कि हम सब उनसे करीब हैं, लेकिन एंड में जब भी हमने पॉलिटिकल कंसेंसस किया है तो उनके जो बानी हैं उन्होंने उसे वीटो किया। मैं आपको एक दोबारा मिसाल देता हूँ। देखिए, अभी जब पूरी कौम की तरफ से एक बड़ा एजाज़ हमारे जो कमांडर इन चीफ़ हैं उनकी फील्ड मार्शल के तौर पे रिकग्निशन से एक बड़ा एजाज़ था उनके लिए, बल्कि मुसल्लह फ़ौज के लिए रिकग्निशन की गई। आप देखिए कि जेल से किस किस्म का बयान आया। क्या ये उस स्पिरिट को ज़ाहिर करता है कि जिससे आप मुल्क के अंदर यकजहती कर रहे हों? अच्छा, फिर मैं कोई तल्ख बात नहीं करना चाहता। देखिए, जितनी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की हैं, हम सब ने मार्शल लॉज का मुकाबला किया। मैं उस दौर का हिस्सा रहा हूँ एक्टिवली जिस ज़माने में हमने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ का जो सख्ती है झेली है। पीपल्स पार्टी उस दौर में रही है जहाँ जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का उसने सख्ती झेली है। मुझे एक इंस्टेंस याद नहीं है कि कभी हमारी जमात ने या पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में जाकर पाकिस्तान पर सैंक्शंस के लिए लॉबी किया होता। मुझे कोई एक इंस्टेंस याद नहीं है कि हमने कभी अपने दाखिली कज़िये बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स के ऊपर जाके किए हों। ख़ुद इमरान खान साहब के दौर में हम सब को झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा। मैं उसी सेल के अंदर, मुझे एक झूठे इल्ज़ाम पे अभी सज़ा भी नहीं थी रखा गया जहाँ पे आजकल सर आप लोगों को जो जेलों में डाला गया कोई दुरुस्त काम नहीं किया गया। लेकिन मैं सुन लेना, लेकिन जस्टिफिकेशन तो नहीं देता कि आप अंदर रखें। मैं वो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कभी इन चीज़ों को बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पे नहीं उठाया। आज भी अमेरिका की कांग्रेस में या भारत की लॉबी पाकिस्तान के सैंक्शन के लिए आवाज़ उठा रही है या ये सियासी जमात आज भी लगी हुई है। आज आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, या भारत के सोशल मीडिया के सेल हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारे कमांडर इन चीफ के ख़िलाफ़ कैंपेन करें या ये सियासी जमात करिए। देखिए, इत्तेहाद, यकजहती बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको एक तर्ज़ अमल अपनाना पड़ेगा ना। रियासत हम सबसे बड़ी है।
अगर कोई जमात या कोई लीडर ये कहे कि मैं रियासत से बड़ा हूँ और रियासत मेरे बाद आती है, मैं समझता हूँ उस पर क्या फिर आप बात कर सकते हैं। अगर हमारा ये इस पे इतफाक़ हो कि हम रियासत को मुकद्दम समझते हैं और पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए हम इस निज़ाम में एक यकजहती की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं, उस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि एक बड़ा मुस्तहसन कदम है। 26वीं आइनी तरमीम थी, हमने सबको इकट्ठा किया, पार्लिमानी कमेटी में सब बैठे, सर यकजहती के लिए आपको भी लेकिन बानी ने वीटो कर दिया। दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा जी। आप कहते हैं कानून की हुक्मरानी, तो कानून का तो पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जाता है। आपका सेनेट में शेर का निशान ले लिया गया था, इमरान खान से बल्ले का निशान ले लिया, और काजी फायज ईसा से ये ऐसे फैसले की बहुत तकलीफदेह फैसला था, तो उन्होंने पूरी सियासी जमात को उठा के बाहर फेंक दिया। शेर का निशान लिया गया, उसको आप बैट के निशान के लेने से, बैट का निशान वापस लेना उससे ज्यादा बुरा है, आपके शेर वाले से ज्यादा बुरा है। मैं इस पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। आप सुन लें, पूरी सियासी जमात आपने उठा के इलेक्शन से बाहर कर दी। नदीम साहब इंसाफ है, 2 साल पहले से इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को कह रहा था कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्यू है, आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, वगरना आपके लिए इंतखाबी निशान छिन जाएगा। 2 साल से मुतद्दद बाद उन्हें रिमाइंडर दिया गया। अब अगर आप मुझे ये बताइए कि एक जमात कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हो, मुतद्दद बार ये याद दहानी कराई गई हो कि ये अमल आप कर लें, इसका आपको नुकसान हो सकता है। नवाज शरीफ मुंतखब हुए वोटों से, क्या चीज़? नवाज शरीफ वोटों से मुंतखब हुए, पार्टी के सदर जब बनते हैं वोटों से मुंतखब होते हैं। नहीं, क्या मतलब आप लोग वोट डालते हैं पार्टी के सदर बनाने के लिए? हम वोट डालते हैं जब उनकी मुद्दत खत्म होती है, हम उनको मुंतखब करते हैं। कौन वोट डालते हैं सर? कल खड़े होते हैं सर, वो नहीं ऑटोमेटिकली यही अमल वो उस मुद्दत के अंदर कर लेते हैं ना जो ड्यू था। जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आप एक्सपायरी हो गई, बहस हो जाएगी, हमें हल चाहिए। बड़ी सिंपल, आप जैसा कानूनदान आदमी, अगर एक पार्टी एक कानून को वायलेट करती है, रिमाइंडर के बावजूद उसको नहीं करती, तो उसके बाद उसके ऊपर अगर एक कानूनी सजा होती है तो उसका कसूरवार इलेक्शन कमीशन है या वो खुद है? काजी फायज ईसा साहब कसूरवार नहीं है। मैं इस पे दो राय नहीं, बड़ा वाज़ेह है। मैं ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल सईद साहब, जो पानी वाला चैलेंज है वो भी छोटा नहीं है, वो ज़िंदगी और मौत का मसला है। उस हवाले से भी हमें कोई हिकमत अमली के ऊपर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक तो वो बहुत अहम मसला है, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने सफारती सतह पे अब तक जिस विगर के साथ उसको हाईलाइट करना चाहिए था दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में वो किया है, और अभी भी हमारे लोग गए हुए हैं इस पे बात करने के लिए। और इसकी एक दूसरा पहलू ये है कि क्या इंडिया को जो उन्होंने थ्रेट दिया है पानी को रोकने का, उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में अपर रेपेरियंस हैं, पूरी दुनिया में लोअर रेपेरियंस हैं, तो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करने की इजाज़त इंडिया को इतनी आसानी से तो नहीं देगा इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप दूर ना जाएं, आज का जेरूसलम पोस्ट उठा के देख लें। आज का जो जेरूसलम पोस्ट है और इजराइल के साथ इंडिया के क्या रिलेशंस हैं वो आप सबको पता है, कितने स्ट्रांग रिलेशंस हैं। उन्होंने भी बड़ा क्लियर लिखा है कि अब चूंकि दोनों मुल्कों के पास पहले न्यूक्लियर वेपन है, तो नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी होगा। तो उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो ये थ्रेट तो उन्होंने दिया है। एक तो फिजिकली इस थ्रेट को मैनिफेस्ट करना बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए, और दूसरा ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक इसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और रीजन में भी इसकी डायनामिक्स ऐसी अनफोल्ड होंगी जो इंडिया के लिए भी बहुत नुकसानदेह होंगी। उसकी तफसीलात में जाए बगैर मैं यही ख़त्म करूँगा इस बात को कि इसको सीरियसली लेना चाहिए और लिया जा रहा है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में पैनिक नहीं होना चाहिए आवाम को। एहसन साहब, आप तो प्लानिंग के खुद वज़ीर हैं, आपके पास तो पूरी तफसीलात होंगी, कैसे इससे निपटेंगे आप? देखिए, जैसे जनरल सईद साहब ने भी कहा, मैं समझता हूँ कि इंडिया ने ये जो पूरा सिनेरियो था इसमें अपनी डिप्लोमेटिक डिफीट का सबब खुद ही पैदा किया। पाकिस्तान को एक बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड मिला। सबसे पहले जब वज़ीर आज़म ने जो उनकी काकूल एकेडमी में तकरीर थी उसमें ये पेशकश की कि हम किसी किस्म की इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान का इस वाक़े से, पहलगाम के वाक़े से कोई अमल दखल नहीं है, और हम हर किस्म की सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन को जो ट्रांसपेरेंटली इस चीज़ की तहकीकात करे।
जब उसको नज़रअंदाज करके भारत ने एक तरफा कार्रवाई की, मैं समझता हूँ कि भारत ने सबसे पहले अपनी सफारती शिकस्त का वहीं सबब किया। पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने बिल्कुल जायज़ बात की, आप किस तरह से तहकीकात के बगैर किसी को इल्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा चीज़ जो भारत ने की वो वाटर को वेपनाइज़ किया, कि जब आप पानी जैसी चीज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बिलखसूस एक ऐसे मुआहदे को कि जिसके पीछे एक इंटरनेशनल सेंक्शन है। आपको पता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ये एक बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी के नतीजे में हुई, जिसके बैक पे फिर वर्ल्ड बैंक आया और उन्होंने इसको ब्रोकर कराया और इसके साथ एक पूरी दुनिया का कंसेंसस, और इस हद तक मजबूत कंसेंसस था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये 2-4 दिनों की नहीं, जब तवील जंगें हुई, चाहे वो 1965 की थी, चाहे वो 1971 की थी, चाहे वो कारगिल का वाक़या था, जब भी हमारे दरमियान हाईएस्ट लेवल की हॉस्टिलिटी हुई, कभी किसी दौर में इंडिया ने इसको रिजॉर्ट नहीं किया, चूँकि इट वाज कंसिडर्ड कि आयरन क्लैड गारंटी के साथ ही है। तो मोदी साहब का ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है कि अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए वो इससे प्ले करें, लेकिन इससे कोई वो बड़ा क्वालिटेटिवली या मीनिंगफुली पाकिस्तान पे ज़द लगा सके, मेरे नज़दीक वो मुमकिन नहीं, चूँकि इसमें डिप्लोमेटिकली और कानूनी तौर पे उनको कोई ऐसी आलमी सतह पे सपोर्ट नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि क्या वहाँ पे कोई टैप लगे हुए हैं कि मोदी साहब ने एकदम टैप बंद कर देना है और पानी बंद हो जाना है। देखिए, जो वो वहाँ डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकते हैं, वो बाबी हाथ से कर सकते हैं, किशनगंगा से कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जो आपका बेवक्त पानी खोल दें, आपको फ्लडिंग करने की कोशिश करें, उसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी दोनों काम जी। तो इसलिए उनको अभी शॉर्ट रन में कोई पाकिस्तान को वो बड़ा डैमेज कर सके मेरा नहीं ख्याल। अलबत्ता इसके अलावा भी हमें पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज का डेंजर है, मैं समझता हूँ कि हमें मोदी से बड़ा क्लाइमेट चेंज का डेंजर का सामना है। और पानी, आपके पास इतने वसाइल हैं जी, हमारा आपको पैसा चाहिए ना, नई डैम बनानी है, तो टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी है। और बिलखसूस दियामीर भाषा डैम को, जिसमें 6 मिलियन एकड़ फीट के करीब वाटर रिजर्वायर है, उसको जल्द अज जल्द तैयार करना है। अब उसको जल्दी तैयार करने के लिए आपको डेवलपमेंट फंड चाहिए। अब इस वक्त आप एक मालियाती बंदिश में है, डेवलपमेंट फंड में इजाफा नहीं, वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। इसलिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के दिफा जितना ही मजबूत हमारा चैलेंज है कि हम पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जो दुनिया में कम तरीन मईशतों में है 10.5% ऑफ जीडीपी, इसको 16 से 18% तक कितनी देर में लेके जाते हैं। चूँकि हुकूमत कोई दरख्तों से तो पैसे नहीं लाती ना, जो टैक्स से इकट्ठा होता है वही खर्च करती है, और सूबों के पास 60% चला जाता है। जो वफाकी हुकूमत के पास बचता है उससे बमुश्किल वो कर्ज़ों की अदायगी करते हैं। तो एक चैलेंज तो ये है कि हम अपने आमदनी में इजाफा करें। अब उसके लिए 2 रास्ते हैं, या ये रास्ता है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर आप टैक्स और बोझ डालें, एक्सट्रैक्ट करें, और अगर उन पर बोझ नहीं डालना, जो कि पहले ही बहुत डल चुका है, और कम करना है, तो फिर आपको जो टैक्स इवेजन है उसको ब्रॉडनिंग करनी है, उसमें जाना है। ये तब मुमकिन होगा जब हर टैक्स अदा करने वाला चौकीदार बनेगा टैक्स चोरी के खिलाफ, और हुकूमत के साथ मिलकर हम इसको ख़त्म करेंगे। एक दूसरी चीज़ जो हमारी मुस्तकबिल के लिए बेहद अहम है, वो ये है कि हाउ फास्ट वी गो फ्रॉम $32 बिलियन एक्सपोर्ट टू $100 बिलियन। क्या हम अगले 8-10 सालों में जा सकते हैं या 15 साल लगाएंगे? क्योंकि हमारी इकनॉमिक वायबिलिटी में एक्सटर्नल सेक्टर एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। दुनिया में हर वो मुल्क जिसने तरक्की की उसने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के साथ की है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 1990 में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $7 अरब थी, वियतनाम की $5 अरब थी, बांग्लादेश की $2 अरब थी। आज वियतनाम $300 अरब पे, बांग्लादेश 50 पे और हम 32 पे। ये एक सिंगुलर फेलियर है जो हमारा माजी में रहा, हमें इसको एड्रेस करना है। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था कि अब हमारा मुआशी एजेंडा हमारे सामने होना चाहिए, इस पर हम सबको मिलकर काम करना है कि किस तरीके से अपनी आमदनी रियासत की बढ़ाएं, ताकि दिफा को मजबूत करने के साथ जो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, जो ह्यूमन रिसोर्स का चैलेंज है। देखिए ना, हम कई दफ़ा खुद फरेबी का शिकार होते हैं। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसने खुद को तरक्की याफ्ता करार दिया और उसमें 90% लिटरेसी ना हो। हमारी लिटरेसी 60% है।
जब तक हम 90% पे नहीं जाते हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के करीब हैं। इस किस्म की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये तभी दूर होंगी जब वसाइल होंगे। वसाइल तब होंगे जब टैक्स आएगा, और जब वसाइल होंगे उसी से आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में मदद देगा, जो आपको एक्सपोर्ट बेस बढ़ाने में मदद देगा। दुरुस्त है। जनरल सही साहब, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाएगी। आपने अभी डिप्लोमेसी को कहा कि ये सफारतकारी फर्स्ट लाइन है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मौका है। हम अरबों के पास पिछले चंद सालों से $1-1.5 अरब डॉलर मांगने जाते हैं, बड़ी शर्मिंदगी के साथ साथ झुकाए हुए उन्हें कहते हैं 1-1.5 अरब डॉलर दे दो, IMF का प्रोग्राम रुका हुआ है। तो शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए माइल करें। स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का इनिशिएटिव था उसमें आपकी भी इनपुट शामिल है, तो उसका मेन मकसद यही था कि हम दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाएंगे। शायद ये एक अच्छा मौका है कि इसको कोशिश किया जाए कि कैपिटलाइज करें इस इशू के ऊपर। अच्छा, मैंने एहसन इकबाल साहब मेरे बॉस रहे हुए हैं और हमने SIFC में इकट्ठे काम भी किया है, तो मैं इनसे थोड़ी लिबर्टी लूंगा और मैं इनको 2 तजावीज़ देना चाहूँगा जो कि मतलब उनको आप तसव्वुराती कह सकते हैं। पहली तजवीज़ ये है कि पिछले 100 साल में जिन नेशन स्टेट्स ने अपनी पार पोटेंशियल में यकदम बेइंतहा इजाफा किया, उन्होंने बुनियादी तौर पे नेचर में पाए जाने वाले वसाइल जो हैं, सब सर्विस वसाइल, उसमें 2 एलिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया। देखिए, मिलिट्री पावर में जो एकदम से रियासतें उभरी, उन्होंने यूरेनियम को एक्सप्लॉइट किया। यूरेनियम थी तो ज़मीन के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स से, लेकिन एक्सप्लॉइट वो 1940s में होना शुरू हुई, और जिन्होंने एक्सप्लॉइट कर लिया वो दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क बन गए मिलिटरीली। इसी तरह अगर आप पिछले 40-50 साल देखें खास तौर पे, तो जिन अकवाम ने सिलिकॉन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, IT का बेस तो सिलिकॉन है और सिलिकॉन नेचर में मिलियंस ऑफ ईयर्स से थी, और वो आज कहाँ खड़े हैं जिन्होंने सिलिकॉन को सही एक्सप्लॉइट किया। अगले 30 साल के लिए बात की जा रही है लिथियम की और रेयर अर्थ्स की। अब बात यह है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास अल्लाह ने हमें तोहफे के तौर पे दी हुई हैं। अब इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें देखना चाहिए कि दुनिया ने क्या किया कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट के लिए, और हमारे नौजवानों में इतनी सलाहियत है। आज मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे चूंकि हमारे पास R&D की फैसिलिटी उस तरह की नहीं है, चूंकि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह की लैब्स नहीं है, तो हमारे पास वो एक्सप्लॉइट करने की उस तरह की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, हमारे नौजवान ये भूल जाते हैं कि वो इब्न सीना के पास या राजी के पास, उनके पास कौन से सिमुलेटर्स थे और लैब्स थी। उनके यहाँ एक लगन थी, अपने अपने सब्जेक्ट में इश्क था कि उस सब्जेक्ट में एक ब्रेक थ्रू अचीव करना है, और कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होने के बाद ना होने के बावजूद तीसरी सदी से 11वीं सदी तक मुसलमान साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ लिखा कि आज भी दुनिया उन्हीं पे चल रही है। तो हमारे लोगों को ये इत्मीनान होना चाहिए कि हम भी अब आने वाले सालों में कुछ ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ने हमें दे रखी हैं एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि हम जो टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर के 2 सेक्टर्स हैं उनसे आगे हट के एकदम से उभरेंगे दुनिया में। वो जो हम जब यंगस्टर थे तो फौज में एक शेर बड़ा सुनाया जाता था इकबाल का, ला के एक बार वही बादाओ जाम है साकी, हाथ आ जाए तेरे हाथ आ जाए तेरा मकाम ऐसा की। वो बुनियादी तौर पे ये शेर और ये नज़म इसलिए पढ़ाई जाती थी कि ये बिलीव किया जाता था कि जो जिहाद की बहुत सुपीरियर फॉर्म थी उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो रब था शुरू की आर्मीज़ में, और जो अल्लाह पे ईमान था, इन दोनों की वजह से यही बादा और जाम थे, और इन्हीं दोनों की वजह से वो फतुहात हुई। मैं कहता हूँ वो एक सुपीरियर जिहाद से लिंक करना चाहिए, इल्म और तहकीक के जिहाद से। तो वही तीसरी सदी से 11वीं सदी तक जो एक जज्बा था इल्म और तहकीक में, हमारी यूनिवर्सिटियां बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही हैं। उनमें उसातिज़ा को और हमारे कायदीन को, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, और एक्सप्लॉइट करने के लिए वो चीज़ें जो अल्लाह ने हमें दे रखी हैं, एक नया कैपेबिलिटीज़ का रजीम लाना चाहिए। मेरे जहन में उसके बारे में चंद ख्यालात हैं, लेकिन ये टाइम नहीं है उसके बारे में बात करने का। डॉक्टर साहब खुद बहुत अच्छा सोचते हैं इस पर, तो खुद ये इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव ज़रूर कार्व आउट करेंगे। ऐसा सब क्लोजिंग रिमार्क जी, इसमें बिल्कुल सही कहा। हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किया स्टैड के नाम से, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फॉर डेवलपमेंट। हमने पिछले कई अशरों में ना अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है ह्यूमन रिसोर्स में, लैब्स बनाने में।
लेकिन एक बड़ा डिस्कनेक्ट है इकॉनमी के साथ। वो ज़्यादातर प्रोफेसर अपना कोई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में मकाला लिखने के लिए तहकीक कर रहे हैं, बड़ी बेहतरीन इक्विपमेंट भी पड़ा है। सो अब हम एक अलाइनमेंट कर रहे हैं कि जो भी रिसर्च कैपेबिलिटी है, जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, उसे इंडस्ट्री के साथ और इकॉनमी के साथ लिंक किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक बड़ा अच्छा नया शुरू होगा, फ्यूजन होगा एकेडमिक्स का और इंडस्ट्री का, जिससे हम बेहतर हो सकेंगे। और मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ, अगला हमारा जो अपॉर्चुनिटी एरिया हमने मार्क किया है वो मिनरल्स ही है कि पाकिस्तान के पास जो रेयर मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल अब नए मिनरल्स हैं दुनिया में, वो अल्लाह ताला ने वो दी है, और उनकी एक्सट्रैक्शन से हम पाकिस्तान को एक मजबूत कुव्वत बना सकते हैं इंशाल्लाह। एहसन इकबाल साहब, जनाब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।